नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है नमिता अनुराग। कहानियाँ सुनाती हूँ। जिंदगी के आसपास बिखरी कहीं न कहीं बातों और घटनाओं को मैं अपनी छोटी छोटी कहानियों में पिरोती हूँ और फिर आपको सुनाती हूँ अपनी ही आवाज़ में। आज फिर आपके लिए एक ऐसे ही कहानी लेकर आई हूँ। नाम है थैंक यू बेटा। आइए सुनते हैं। अरे राम सिंह, फूल वाले को फोन कर दिया कि नहीं? हे भगवान, अभी भी इतना सारा काम बचा हुआ है। कल ही तो है फंक्शन। फूल वाले को याद दिलाना जरूरी है कि इस बार ऑर्किड ही लेकर आए। पिछली बार सिर्फ डहेलिया लेकर आ गया था तो आखिर समय में कितनी मुश्किल हुई थी। और वैसे भी मुझे अपनी पार्टी में किसी भी तरह की लापरवाही सख्त नापसंद है। रिटर्न गिफ्ट्स, चॉकलेट्स सब कुछ अभी खरीदने बचे हैं और उनकी डिज़ाइनर पैकिंग भी रोहन की पसंद से होनी है। उधर दुकानदार ने अभी तक मेरी प्योर शिफॉन की पिंक साड़ी भी नहीं भेजी है जो मैंने खास तौर पर कल की पार्टी के लिए खरीदी है। आखिर मेरी सब सहेलियां मेरी पार्टीज में मेरी स्टाइलिश साड़ियां और ज्वेलरी देखने के लिए ही तो आती हैं। और रोहन, वो तो जैसे हमेशा होता आया है। अब फिर वो अपनी नई नेवी ब्लू जैकेट से खुश नहीं है जो उसने 1.5 घंटा लगाकर पसंद की थी। अब फिर उनको वही लाल कॉलर वाली जैकेट चाहिए। और इन सब से ऊपर ये बड़ी मामी जी, अब आज सुबह सुबह ही नई शॉल की फरमाइश हुई है। अरे पहले भी तो बता सकती थी, पर उन्हें समझाए कौन? हे ईश्वर, कल का फंक्शन अच्छी तरह निपट जाए बस। कितने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, कहीं कुछ कमी न रह जाए। सोच विचार की तंद्रा टूटी तो मैंने पाया कि मेरे होंठ भगवान की प्रार्थना में बुदबुदा रहे हैं। घड़ी पर एक नज़र मारते हुए मैंने जल्दी से ड्राइवर को बुलवाया। अलमारी से रोहन की जैकेट का पैकेट निकाला, अपना पर्स खींचा और लगभग दौड़ते हुए जाकर गाड़ी में बैठ गई। हेड रेस्ट पर सिर टिकाते ही पिछले 3-4 दिनों की घटनाएं फ्लैशबैक की तरह मेरी बंद आंखों के सामने दौड़ने लगी। रोहन, हमारा 11 साल का बेटा, हर साल की तरह इस बार भी अपना जन्मदिन खूब धूमधाम से मनाना चाहता था, जिसमें उसके अपने दोस्तों और उनके घर वालों के साथ साथ उसके पापा के भी दोस्त, उनके परिवार और सारे नाते रिश्तेदार भी आए। बाल मन की सहज अभिलाषा समझी जा सकती है। जितने अधिक अतिथि उतने ज्यादा उपहार। और उधर रमन, उसके पापा, इस अवसर को बिल्कुल सादे और शांतिपूर्ण ढंग से, या कहना सही होगा कि सार्थक ढंग से मनाना चाहते थे, क्योंकि वो हमेशा से बाहरी आडंबरों और दिखावे के सख्त खिलाफ थे। पर हमेशा की तरह इस बार भी बेटे की जिद के आगे उन्हें ही झुकना पड़ा था। गाड़ी के साथ साथ मेरे विचारों की श्रृंखला भी चलती जा रही थी। ओह रोहन, तुम कब समझोगे बेटा? बड़ी सुविधा से ऐसे मौकों पर मैं रमन की ओर हो जाया करती थी, वरना असलियत तो यही थी कि मैं खुद नई साड़ी, जेवर, कपड़े, पार्टी जैसी चीजों के लिए लालायित रहती थी। अपने पापा को देखो, कितना आदर्शवादी जीवन रहा है उनका। इतने ऊंचे और महत्वपूर्ण पद पर होते हुए भी किसी तरह का लालच छू भी नहीं गया उनको। अपने एक इशारे पर वो जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं, पर उन्हें अपने सिद्धांत, अपनी सच्चाई और ईमानदारी अधिक प्रिय है। और इसी के कारण ही तो आज समाज में उनका इतना सम्मान है, लोग उनसे डरते हैं। अच्छी तरह से जानती हूँ उनका सपना है कि वे अपनी संतान में भी अपने आदर्शों, अपने मूल्यों का बीजारोपण कर सके, जिससे वह भी एक ऐसे जिम्मेदार व्यक्तित्व का स्वामी बन सके जिसके लिए स्वयं से पहले दूसरों की खुशी आती हो। अचानक ही मेरी अंतरात्मा ने मुझ पर भी निशाना साधा। क्या मैंने खुद भी सिर्फ एक शाम के लिए इतनी महंगी साड़ी नहीं खरीदी थी, जबकि रमन ने अपने लिए कुछ भी लेने से साफ इनकार कर दिया था। मेरे बहुत जोर देने पर उन्होंने वो पैसा गरीबों और ज़रूरतमंदों के लिए रखवा दिया था। और एक बार फिर
मैं रमन के आगे स्वयं को बहुत छोटा महसूस करने लगी थी। पूरा हॉल रोशनी से जगमगा रहा था। इस बार सजावट वाले ने किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ताज़े और बेहतरीन खुशबू वाले फूलों के कलात्मक गुच्छों से बेहतरीन सजावट की थी। बढ़िया इंपोर्टेड क्रॉकरी की खनखनाहट, हंसी ठहाकों की आवाज़ हर तरफ गूंज रही थी। लजीज व्यंजनों की सुगंध हर तरफ फैली थी। एक गर्व भरी नज़र मैंने चारों ओर दौड़ाई। ऐसे ही सब लोग मेरी पार्टी की तारीफें करते नहीं थकते। एक दर्प मिश्रित मुस्कान तिराई थी मेरे अधरों पर। धीमा धीमा बहता हुआ हल्का इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक माहौल को खुशनुमा बना रहा था। नए कपड़ों में सजा रोहन किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। दरवाजे के पास खड़े रमन अपनी चिर परिचित मुस्कुराहट के साथ आने वालों का अभिवादन कर रहे थे। मेहमानों की आवभगत करते हुए अचानक मुझे रोहन का ध्यान आया। कहाँ गया? उसके सभी दोस्त तो खाना खा रहे हैं। तभी रोहन उस कोने में खड़ा दिखा जहां उपहारों के ढेर रखे थे। चमकती आंखें ढेर के वजन को तौलती हुई। रोहन के दिल के भाव उसके चेहरे पर उजागर हो रहे थे। वाह, मजा आ गया। शायद मेरा ट्रांसफॉर्मर भी आया हो। ओह गॉड, मुझे अच्छे वाले ही वीडियो गेम्स दिलवाना, प्लीज 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 गॉड। उसके पास जाने को ही थी कि तभी अचानक पीछे से किसी ने कंधे पर हाथ रखा। अरे भाई, इतने प्यारे बेटे की मम्मी का भी तो कुछ हक बनता है। और जब तक मैं कुछ समझ पाती, मिसेस तलवानी मेरी उंगली में हीरे जड़ी एक बड़ी सी अंगूठी पहना चुकी थी। अरे 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 मिसेस तलवानी, ये क्या क्या कर रही हैं आप? कुछ समझते हुए भी मैं उन्हें बहुत जोर देकर रोक नहीं पाई, पता नहीं क्यों। अरे भाभी जी, इतनी खूबसूरत लग रही हैं आप, बस इसी का नेग है, अब और कुछ मत कहिएगा प्लीज। कहते हुए उन्होंने मेरे दोनों हाथों को अपने हाथों में बंद कर दिया। साड़ियों की तो आपकी चॉइस की दाद देनी ही पड़ेगी, एक से एक बढ़िया होती हैं आपकी। कहाँ से ली? और फिर मेरी तारीफों के पुल का एक लंबा सिलसिला। रात के 11:15 बज चुके थे जब तक सब मेहमान वापस गए। नौकरों को विदा करके मैंने बाहर का गेट बंद किया और अपने कमरे की तरफ बढ़ी ही थी कि रोहन के कमरे के आगे पांव ठिठक कर रुक गए। पिता पुत्र दोनों एक रजाई में दुबके गहन वार्तालाप में मगन थे। रमन बता रहे थे, वो मेरा 7वां जन्मदिन था। इस दिन का इंतजार मैं न जाने कब से कर रहा था। खुशी के मारे शायद पिछली रात ठीक से सो भी नहीं पाया था। सुबह आंख खुली तो देखा सारे घर में गहमा गहमी मची थी। बुआ, चाची, ताई सब घर में आई हुई थी और बहुत व्यस्त दिख रही थी। अम्मा रेशमी साड़ी पहने नौकरों को तरह तरह के आदेश दे रही थी। अम्मा, हमारा जन्मदिन मनेगा ना? मेहमान आएंगे ना? मैंने उनसे वही सवाल किया जो पिछले कई दिनों में कई बार कर चुका था। हाँ लल्ला, देखो न सब तैयारी हो रही है, जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ, अम्मा ने मुझे पुचकार दिया। मैंने देखा दालान की सफाई हो रही थी। एक कोने में कई सारे कपड़ों और खिलौनों की पैकिंग हो रही थी। आंगन में लंबी लंबी दरियां बिछाई जा रही थी। आंगन में ही एक तरफ हलवाई लोग बैठे कई तरह के खाने पका रहे थे। बढ़िया खुशबू हर तरफ फैली हुई थी। खुशी से उतावला मैं दौड़कर कमरे में गया। वहां अम्मा ने मेरे लिए नए कपड़े तैयार रखे थे। मैं जल्दी जल्दी नहा धोकर तैयार हो गया और अम्मा के पास फिर गया। अम्मा ने मुझे प्यार किया और मेरा टीका किया। मैंने उनसे फिर वही सवाल किया, अम्मा जन्मदिन कब मनेगा? मेहमान कब आएंगे? आएंगे लल्ला, जल्दी ही आएंगे, पहले खाना तो बन जाने दो। अम्मा मुस्कुराई और मेरे मुंह में लड्डू डाल दिया। अब मैं पूरी तरह से आश्वस्त हो गया था कि मेरे जन्मदिन की पार्टी भी बहुत बढ़िया मनेगी।
मैं भी अपने दोस्तों संग रंगीन तिकोनी टोपी पहनूंगा, केक काटूंगा, सब लोग नाचेंगे, सब लोग मेरे लिए हैप्पी बर्थडे वाला गाना गाएंगे। सिर्फ ऐसा सोचने भर से ही मैं बेहद उत्तेजित था। खुशी के मारे मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। दरअसल मेरे दोस्त रॉबिन की पिछले साल की जन्मदिन की पार्टी मेरे मानस पटल पर अंकित हो चुकी थी और मेरा बालमन अपने लिए भी वैसे ही स्वप्न देख रहा था। अम्मा आज मेरा खास लाड़ दुलार कर रही थी। इंतजार करते करते पता नहीं कब मैं वहीं उनकी गोद में लुढ़क कर सो गया। फिर पापा, फिर क्या हुआ? रोहन बेहद उत्सुक हो उठा था। रमन ने लंबी सांस भरी। फिर जब मेरी आंख खुली तो देखा कि ढेर सारे भिखारी और गरीब लोग अपने परिवार और बच्चों के साथ आंगन में थे। उन्हें बड़े आदर के साथ दरियों पर बैठाकर खाना परोसा जा रहा था। जाते समय अम्मा ताई लोग उनको नए नए कपड़े और खिलौने भी पकड़ा रहे थे। उन सब के चेहरे खुशी से दमक रहे थे। वो लोग जाते समय मेरे सिर पर हाथ फेर फेर कर मुझे आशीर्वाद दे रहे थे और ये सब देख देख कर अम्मा बाबूजी खुशी से निहाल हुए जा रहे थे। मैं अचंभित सा देखता रहा। एक पंगत बैठी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि यह सिलसिला कभी समाप्त नहीं होगा। अब तक मैं निराशा और थकावट से चूर हो चुका था। दौड़कर मैं फिर तुम्हारी दादी के पास गया। अम्मा, मेहमान कब आएंगे? कब शुरू होगी पार्टी? अरे लल्ला, आ तो गए मेहमान। कितने सारे तो खा के चले भी गए, तुमने देखा नहीं? अम्मा का जवाब मेरे दिल पर हथौड़े सा पड़ा। मैं स्तब्ध खड़ा रह गया था। कहाँ? हमारे तो कोई भी दोस्त नहीं है। केक कहाँ है? कब काटेंगे हम केक? डबडबाई आंखों और भर्राए गले से मैं इतना ही बोल पाया। केक तो अंग्रेज लोग काटते हैं लल्ला, हम लोग तो जन्मदिन इसी तरह मनाते हैं, गरीबों को खुशियां देकर। तुम्हारा जन्मदिन तो बहुत अच्छा मनाया गया लल्ला। देखो, तुम्हारी वजह से इतने सारे गरीब लोग कितने खुश हुए हैं। वो तो ऐसा अच्छा खाना कपड़ा खुद नहीं खरीद सकते हैं ना, पर तुमने उन्हें दिए हैं। भगवान भी उन लोगों से खुश होते हैं जो दूसरों को खुशियां बांटते हैं। मुझे समझाकर अम्मा फिर काम में व्यस्त हो गईं। सीधी सादी अम्मा ने तो सारी बातें बहुत प्यार से मुझे समझाती थी, पर मेरा मन किसी भी तरह उस सच को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। मेरा विषाद सीमाहीन था। इतना अवश्य अनुभव किया मैंने कि मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पाया। भागकर मैं कमरे में चला गया, जैसे किसी ने मेरे हृदय पर कुठारा घात कर दिया हो। बिस्तर पर लेटकर मैं फपक फपक कर रो रहा था। फिर न जाने कब मेरी आंख लग गई। इसके बाद हफ्तों तक मैं घोर निराशा के सागर में डूबा रहा। मैं अपने दोस्तों से भी कन्नी काटने लगा था। तो क्या पापा, आपका बर्थडे ऐसे कभी नहीं मनाया गया जैसे आप मेरा मनाते हैं? दादाजी आपको दोस्तों को क्यों नहीं इनवाइट करते थे? क्या उनके पास पैसे नहीं थे या वो आपको प्यार नहीं करते थे? रोहन हतप्रभ था। उसका नन्हा हृदय अपने पापा के दुख से बुरी तरह से आहत था। उसके पापा, जिन्हें वह संसार में सबसे अधिक प्यार करता था, उनका दर्द उससे सहन नहीं हो पा रहा था। नहीं बेटा, तुम्हारे दादाजी तो मुझे बहुत प्यार करते थे। जो कुछ मैं उस समय नहीं समझ पाया, वो बाद में समझ पाया। अपने बेटे के समक्ष वह सच्चे आदर्शों का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते थे। उसके अंदर अच्छे मानवीय मूल्यों का विकास करवाना चाहते थे। वह चाहते थे कि उनका बेटा भी बड़ा होकर एक अच्छा, एक ऐसा जिम्मेदार नागरिक बने जिसमें दूसरों के लिए दया, करुणा, प्रेम हो, जो सत्य मार्ग पर चले, निडर और साहसी हो, दुखियों के लिए, जरूरतमंदों के लिए
आवाज उठा सके, निर्णय ले सके, उनकी सहायता कर सके। हालांकि वो समाज के धनाढ़ी वर्ग में आते थे, पर कभी भी उन्होंने अपने वैभव प्रदर्शन की चेष्टा नहीं करी। अपने धन का उपयोग व आडंबर करने की अपेक्षा दूसरों की सहायता के लिए अधिक करते थे। रोहन सो चुका था। मैंने देखा रमन धीरे से उठे, उसे रजाई ठीक से उड़ाकर बाहर आ गए। कमरे में आकर मैंने डरते डरते उन्हें मिसेस तलवानी वाली हीरे की अंगूठी दिखाई, पूरी बात बताई। काफी व्यथित हो गए रमन, पर ऊपर से शांत स्वर में बोले, तुम्हें पता है ना तलवानी मुझसे क्या काम करवाना चाहता है, पर तुम समझ ही नहीं पा रही हो। और फिर मितभाषी रमन मुझसे बिना कुछ बात किए मुंह फेर कर सो गए। अनिश्चय और बेचैनी की स्थिति से घिर चुकी थी मैं, पर दूसरी तरफ वह खूबसूरत हीरे की अंगूठी भी मेरे दिल में बैठ चुकी थी। अगली सुबह मैंने रमन से कहा, रोहन को स्कूल छोड़ते हुए मुझे भी प्रिया के घर छोड़ दीजिएगा। मेरी सहेली प्रिया का घर रोहन के स्कूल और रमन के ऑफिस के बीच में ही पड़ता है। रमन सदा की ही भांति मान गए। रमन को नहीं बताया, पर मेरा असली मकसद तो कल वाली हीरे की अंगूठी प्रिया को दिखाना था। आज रोहन ने स्कूल के लिए तैयार होकर नीचे आने में काफी देर लगा दी। जब आया तो स्कूल बैग के अलावा उसके हाथ में 2 बड़े पैकेट्स और भी थे। ये क्या है बेटा? मैंने पूछा। कुछ नहीं मामा। रमन रोज की अपेक्षा शांत था। रोकिए पापा, कार रोकिए, रोहन चिल्लाया जैसे ही कार उस अनाथाश्रम के सामने से गुजरी जो हमारे घर के पास ही था। क्या हुआ बेटे, तुम स्कूल के लिए लेट हो जाओगे? रमन चिंतित हुए। नहीं पापा, आज 0 पीरियड है, सब लोग गेम्स खेलने जाएंगे, मैं अभी आया। रोहन पीछे का दरवाजा खोल उतर कर चल दिया। हम दोनों चुपचाप उसे उन पैकेट्स के साथ अनाथाश्रम में घुसते हुए देखते रहे। हमारा अक्सर वहां जाना होता था, शायद इसलिए चौकीदार ने उसे रोका नहीं। हम भी कार में अधिक देर तक बैठे न रह सके। जिज्ञासावश हम उतरकर अंदर चले गए। हॉल में जाकर देखा रोहन बड़े प्यार से अपने खिलौने बच्चों को पकड़ा रहा था। इनमें से कुछ खिलौने तो ऐसे थे जिन्हें वह दूसरे बच्चों को कभी हाथ भी नहीं लगाने देता था, और कई तो कल ही मिले हुए नए उपहार थे। असमंजस की स्थिति में हम वहां कुछ देर खड़े रहे। फिर हम वापस आकर कार में बैठ गए, विचाराधीन, कुछ भी समझ पाने में असमर्थ। जल्दी ही रोहन भी वापस आ गया। चले पापा। मैं रोक नहीं पाई खुद को। रोहन, कल तो तुम इतने खुश थे अपने गिफ्ट्स को पाकर, फिर आज तुमने उन्हें इन बच्चों को क्यों दे दिया? मम्मा, इन बच्चों का भी तो मन करता होगा ऐसे खिलौनों से खेलने का, पर वो तो नहीं खरीद सकते ना, पर हम तो उन्हें दे सकते हैं। आपने देखा नहीं मम्मा, वो बच्चे बहुत खुश हो रहे थे और उनको खुश करके मुझे बहुत खुशी हो रही है। सच मम्मा, मैंने तय किया है मैं अब अच्छा बच्चा बनूंगा, सबकी मदद करूंगा और जिद भी नहीं करूंगा। हमारी आंखों के सामने एक नया रोहन मुस्कुरा रहा था। रोहन के व्यक्तित्व में अपने पापा और दादा के आदर्शों के अंकुर फूट चुके थे। आंखों के कोने से मैंने देखा रमन चुपके से अपनी आंखें पोंछ रहे थे। मैंने सुना भी वह धीरे से बुदबुदा रहे थे, थैंक यू बेटा। आज रोहन ने अपने जन्मदिन पर उन्हें अमूल्य रिटर्न गिफ्ट दे दी थी। तभी मेरा हाथ अपनी उंगली में पड़ी हीरे की नई अंगूठी पर गया। अचानक ही सब कुछ क्रिस्टल की तरह पारदर्शी हो गया। अनिश्चय और बेचैनी की स्थिति समाप्त हो गई। नहीं, मैं रमन की आदर्श छवि को धूमिल नहीं होने दे सकती। एकदम से संभल कर बैठ गई मैं, एक दृढ़ निश्चय के साथ। अब मुझे प्रिया के घर नहीं, मिसेस तलवानी के घर जाना था, अभी ही, एक बहुत जरूरी काम के लिए। रोहन के नए प्रतिबिंब ने
मुझे भी सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर दिया था और मेरे होंठ भी बुदबुदा उठे थे। थैंक यू बेटा। दोस्तों, ये कहानी बस इतनी ही। फिर मिलेंगे एक नई कही अनकही लेकर। आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।